हेलो बच्चों। तो आज ये वेक्टर का एक स्पेशल सा वीडियो। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एग्जाम पास में है, नीट के, जेई के, आप पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दो। 11th के कई बच्चों ने भी बोला कि सर पूरे चैप्टर का एक रिवीजन वीडियो बना दो। तो आज हमने कोशिश की है कि वन शॉट में पूरा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट करने की। अब डेफिनेटली ये उतना डिटेल में तो नहीं होगा भाई, है ना। ऑलरेडी वेक्टर पे हमने 9 वीडियोस कर रखे हैं, 8 वीडियो किए हैं, एक आज और ऐड कर देंगे तो 9 वीडियोस हो जाएगा अभी इसके बाद। पर ये वीडियो जो होगा ये एक रिवीजन वीडियो आप समझ सकते हो। इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर से रिलेटेड सारी बातें आपसे कर लें, जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जितने फॉर्मूले हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब वेक्टर से सीधा सीधा क्वेश्चन भी नहीं आता, किसी चैप्टर के अंदर मिला के आता है, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ये वेक्टर। तो उन सभी बच्चों के लिए जो वेक्टर पहले या तो मेरे वीडियो से पढ़ चुके हैं या कहीं भी पढ़ चुके हैं, बस चाहते हैं कि जल्दी से वेक्टर के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। जिनको डिटेल में पढ़ना है वो पूरे वीडियोस देखें, वेक्टर 01 फिजिक्स वाला, वेक्टर 02 फिजिक्स वाला। तो एक कोशिश की है, अब पता नहीं इस सीरीज के और कितने वीडियोस में बना पाऊंगा। आपके रिस्पॉन्स पे, आपके फीडबैक पे ये बात डिपेंड करेगी और टाइम पे भी। कई लोग पूछ रहे हैं 12th कब स्टार्ट होगा, तो 10th मार्च के अराउंड 12th स्टार्ट करेंगे। सो यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड योर्स एंड योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का रिवीजन इन वन शॉट कंप्लीट वेक्टर। सो सब जानते हैं वेक्टर्स वो चीज होती हैं जिनके पास भाई मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, ठीक है। तो हम जब वेक्टर लिखते हैं, मान लो हमने लिखा ए वेक्टर, तो हम कैसे लिखते हैं भाई? कोई वेक्टर होता है, दो चीज से बनता है, एक तो अपने मैग्नीट्यूड से और दूसरा अपने डायरेक्शन से। तो ये दो चीजें आपको मिलेंगी। देखो, मॉड ए का मतलब हुआ वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसको बोलते हैं ए कैप, ये हो गया वेक्टर का डायरेक्शन। अब कई लोग ने कहा सर ए कैप तो यूनिट वेक्टर होता है, बिल्कुल सही। और यूनिट वेक्टर का फिजिक्स में एक ही काम है, क्या? डायरेक्शन देना वेक्टर को। तो भाई साहब कोई भी वेक्टर लिखना हो तो मॉड ए इंटू ए कैप, याद रखेंगे, मॉड ए इंटू ए कैप। मॉड ए क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ए कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसका काम क्या है? काम है डायरेक्शन देना, ठीक है, क्लियर है। तो वेक्टर ऐसे बनता है। अब इसके बाद आता है कि किस किस तरह के वेक्टर होते हैं हमारे पास, ठीक है। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब ये सब हम आज बात नहीं करेंगे, आज तो इंपॉर्टेंट चीज लेनी है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इस पे बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की। तो बच्चों वेक्टर को ऐड करने का वैसे तो कई तरीका है, उसमें सबसे बेसिक तरीका होता है अपना हेड टेल मेथड। अब हेड टेल मेथड से सवाल तो नहीं मिलता है, फिर भी जान लेते हैं, बेटर होगा। इसको कई लोग पॉलीगन लॉ भी कहते हैं, पॉलीगन लॉ, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक समझ है। मान लो अपन को 3 वेक्टर दे दिए, इसको यूज कर सकते हैं 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, सबके लिए। एक वेक्टर ए बोल दिया, एक वेक्टर बी और बोल दिया एक वेक्टर सी, बोला सबको जोड़ो। तो भाई वेक्टर को ऐड करना है, एडिशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर में जब जोड़ते हैं तो हम बोलते हैं जो आंसर है उसको आर, है ना, रिजल्टेंट लिखने का तरीका है आर बोलते हैं। तो हमसे हेड टेल मेथड क्या कहता है? सुनो कि पहले वेक्टर को बना लो, अब पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दो। पहले वेक्टर के हेड से, देखो ये हेड है, से दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दो, हेड टेल। फिर क्या जोड़ना है? इसमें सी भी जोड़ना है। तो दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दो, बस यही है हेड टेल मेथड। हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल मिलाते चलो। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरे की टेल। फिर रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? अब जो किया उसका उल्टा कर दो। अभी तक हेड से टेल मिला रहे थे, अब पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जब जोड़ोगे तो यही है इसका रिजल्टेंट, ठीक है ना।
यही इसका रिजल्टेंट है। कैसे करोगे, स्केल से मेजर कर लो। जैसे बोल दिया एक 5 सेंटीमीटर का है, फिर बोल दिया ये 3 सेंटीमीटर का, फिर बोला 2 सेंटीमीटर का, बोला जोड़ने पे आंसर क्या है, तो इनको जैसा है वैसा बना लो हेड से टेल जोड़ते हुए। अब जब ऐड करके आंसर निकालना है तो फाइनली क्या करो, पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को जोड़ दो, दैट इज द आंसर। तो पहले तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल जोड़ते चलो। मान लो 4 वेक्टर हैं, तो पहले के हेड से दूसरे की टेल, दूसरे के हेड से तीसरे की टेल, तीसरे के हेड से चौथे की टेल, ऐसे करते चलो। जब आंसर निकालना है तो क्या करो, पहले के टेल से आखिरी के हेड को कनेक्ट कर दो। मतलब ऐसे साइकिल बननी चाहिए थी, लास्ट वाला उल्टा कर दिया। ऐसे साइकिल बननी चाहिए थी, लास्ट वाला उल्टा। पॉलीगन बोल दिया है ना, पॉलीगन है 4 साइड का, 5 साइड हो सकती है, 3 साइड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है हमारा हेड टेल मेथड। तो बड़ा बेसिक मेथड है, इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं, पर समझदारी के लिए, समझने के लिए जरूरी था ये, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, बट आपको पता है सवाल दिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ से, तो पैरेललोग्राम लॉ की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ सबने सुन रखा होगा, पैरेललोग्राम लॉ। अब बताओ, एक जमाना था कि पैरेललोग्राम लॉ पे पूरा एक वीडियो किया था हमने। आज पैरेललोग्राम लॉ हम 5-10 मिनट में निपटा देंगे। पैरेललोग्राम लॉ ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर को जोड़ना है, एडिशन करना है, वेक्टर a प्लस बी, तो आंसर को तो हम बोलते हैं r। तो ये कहते हैं एक काम करिए, दो वेक्टर को आप ऐसा बनाइए कि दोनों टेल से टेल जुड़े हो। जैसे मान लो एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर b, कैसे जुड़ा है, टेल से टेल। कैसे जुड़ा है, टेल से टेल, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला, और बढ़िया से पढ़ाई कर, है ना। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। देखो पैरेललोग्राम जैसे दिख रहा है, तो पूरा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लीजिए। दो वेक्टर टेल से टेल मिला लिया पहले, उसके बाद पैरेललोग्राम डिजाइन कर लिया। अब कहते हैं कि भाई इनको जोड़ के आंसर कितना आना है, तो इस पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है ना, पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल होंगे, एक इधर से इधर से, जो ये वाला डायगोनल बन रहा है, जो इसी पॉइंट से निकल रहा है, ये वाला डायगोनल, यही हमारा रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमसे बोल दिया एक वेक्टर 3 यूनिट का है, बना लिया। दूसरा वेक्टर बोला 4 यूनिट का या 5 यूनिट का है, बना लिया। बोला दोनों बीच में एंगल 60 डिग्री, हमने कहा ठीक है। ये सब कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अभी फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है। तो हमने स्केल से 3 बना लिया, स्केल से 5, और ये मेजर करके एंगल 60 कर लिया। फिर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। हमसे कहा 3 और 5 को इस तरह से जोड़ने का आंसर, हमने कहा यहाँ स्केल रख के ये डायगोनल मेजर कर लो, जो भी होगा वही आंसर आएगा। मेजरमेंट की कहानी है, तो एग्जाम में मेजरमेंट तो करेंगे नहीं, एग्जाम में चाहिए फॉर्मूला। लॉ तो यही कहता है, लॉ कहता है कि अगर दो वेक्टर रिप्रेजेंट करें बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम और टेल टू टेल जोड़ दो, देन रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। इसको जब मेजर करोगे तो इसका जो आंसर है वो इन दोनों के बराबर, और इन दोनों को मिलाकर जो वेक्टर आना है उसका डायरेक्शन भी यही होगा, मतलब ओवरऑल आंसर यही है। फॉर्मूले की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि a और b के बीच में एंगल है थीटा, 60, 30 कुछ भी हो सकता है, 120, 160। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू होती है, सब लोग बोलेंगे मॉड r की वैल्यू सबने रट रखी है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर हमने कहा भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन भी बताओ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो हम कहते हैं, मान लेते हैं a से अल्फा एंगल पे है, तो हम बोलते हैं tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। कोई बोले a से नहीं b से डायरेक्शन बताओ, तो ठीक है चलो b से भी बता देते हैं। b से मान लेते हैं बीटा एंगल पर है, जिस तरह से a से अल्फा एंगल पर है, r a से अल्फा पर है तो b से बीटा पर है। अब देखो जब a से बात की तो हमने tan अल्फा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब b से बात करोगे तो समझ ही गए होगे, इंटेलिजेंट हो, tan बीटा = क्या हो जाएगा इस बार उल्टा, a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा। क्लियर है, विजिबल है, यहां तक देख लें एक बार, यहां तक दिखाई पड़ रहा है सबको, चलिए क्लियर है। तो ये हो गई वेक्टर एडिशन की बात, ठीक है। मॉड r, कई बार हम लोग इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि इधर भी रूट का टर्म ना दिखाई पड़े, ठीक है ना। अच्छा एक बात और सुन लो, ये जो a b रखा है ना, ये सिर्फ वैल्यू है a b की, यहां वेक्टर से मतलब नहीं, अंदर सिर्फ वैल्यू है। यानी b की वैल्यू -4 हो, b की वैल्यू 4 हो,
यहाँ पे आप 4 ही रखोगे, यहाँ माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ेगा। सुन लो ध्यान से, भी धीमे धीमे समझ में आएगा। मतलब यहाँ b की वैल्यू पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, r की वैल्यू भी फाइनली पॉजिटिव, ये सिर्फ वैल्यू आ रही है। क्लियर है? फिर बात आती है वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की, कि भाई सब्ट्रैक्शन करना है दो वेक्टर का। सब्ट्रैक्शन सुन लो, छोटी सी बात है। सब्ट्रैक्शन यानी वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो वेक्टर में यार सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब एडिशन, मतलब ऐसे लिखो a प्लस माइनस b। बोलो कोई दिक्कत? चाहे वेक्टर a माइनस वेक्टर b लिखें, चाहे वेक्टर a प्लस माइनस b। अब देखो ये दो वेक्टर का एडिशन हो गया। पहला वेक्टर है a, दूसरा वेक्टर है माइनस b, दोनों को जोड़ना है। बड़ा आसान है, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये तो वेक्टर a जैसा था वैसा ही बना लिया, वेक्टर b ऐसे था ऊपर, तो माइनस b इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नीचे, ये हो गया माइनस b। बोलो क्लियर है? देखो ऊपर की तरफ b था, ये b का डायरेक्शन था, तो इसको पलट दिया तो माइनस b बन गया। अच्छा ये एंगल कितना था? थीटा, a और b के बीच का। तो बच्चों ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। काम खत्म। आपको निकालना है रिजल्टेंट क्या? वेक्टर a माइनस वेक्टर b का। तो मैंने कहा माइनस b की जगह प्लस ऑफ माइनस b लिख दिया, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वेक्टर a प्लस ऑफ माइनस b। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? दो वेक्टर को ऐड किया है, a और माइनस b को पलट दिया। अब भाई ये दो वेक्टर हैं, एक a है एक माइनस b है, तो इनका आंसर रिजल्टेंट एक तो ये वाला होगा आंसर। और अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट कुछ नहीं a स्क्वायर, दूसरा वेक्टर बोलो माइनस b, मैंने बोला माइनस प्लस से इसमें फर्क, दो ही वेक्टर हैं ऐड करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? कौन से वेक्टर ऐड करना है? a और b, a और माइनस b, तो इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा लिख दिया। यहां कहीं माइनस b मत लिखना, मैंने समझा दिया ना, वैल्यू है। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव यानी माइनस cos थीटा। सो ये हो जाएगा प्लस 2ab cos, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस 2ab cos थीटा। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। माइनस b का मतलब पलट के रख दिया, दो वेक्टर को ऐड करना था, एक a और एक माइनस b। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, सब तो पता होगा आपको। इसके सवाल देखो कौन कौन से आते हैं, फेमस जो है, ठीक है। इसके कुछ एक दो फेमस रिजल्ट आपको याद करा दे, ज्यादा नहीं, बस एक दो याद करा देते हैं आपको। जैसे इसका एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। द सम एंड डिफरेंस, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। a प्लस b का मैग्नीट्यूड और a माइनस b का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? रटा होना चाहिए ये। व्हाट इज द एंगल बिटवीन a एंड b? 90 डिग्री। आराम से, a प्लस b, बोलो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना। cos 180 माइनस थीटा था तो माइनस cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर हट करोगे, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab cos थीटा, वहां माइनस 2ab cos थीटा है, ये सब कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? पहले रूट हटेगा ये सब कैंसिल, फिर 2ab cos थीटा इधर लाओगे तो बनेगा 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। हमसे पूछा है a और b के बीच का एंगल। अब यार ये चीज जीरो है तो या तो a जीरो हो या तो b जीरो हो। अब a b को हम जीरो नहीं मानेंगे, हम कहेंगे यार वेक्टर है कुछ वैल्यू होगी, इसको जीरो नहीं मानते। यानी cos थीटा जीरो है, तभी तो ये टर्म पूरा जीरो आ रहा है। cos थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा π/2 या 90 डिग्री। सो a और b के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो a और b परपेंडिकुलर रहे होंगे, तभी उनका सम और डिफरेंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड आता है। एक और क्वेश्चन बड़ा फेमस है, रटा रटाया, हमसे बोलता है कि द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर
व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? फिर से, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर हैं ए और बी, और उनका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है? ये सब मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा फिरा के आएंगे, कहीं मिला के 120 डिग्री आता है। देखो जैसे हमसे बोल दिया कि ए एक यूनिट वेक्टर है प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, उनका जो रिजल्टेंट है आर वो भी एक यूनिट वेक्टर है। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, सबकी वैल्यू 1 1। तो आप बताओ ए और बी के बीच का एंगल कितना है? कर सकते हैं इसको। मॉड आर की जगह क्या लिखेंगे आप? मॉड आर की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। मॉड आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना है? 1, यूनिट वेक्टर है ना, इनका सम। अंडर रूट ए स्क्वायर, ए की जगह 1, बी की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मक्खन इंटू कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये 2 इधर आया माइनस हुआ, यानी -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब होता है? 120 डिग्री, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180 के बीच में आता है, वरना और भी आंसर आ सकते हैं cos थीटा -1/2 के, बट हम फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के आंसर ले सकते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में होता है, ये याद रखना। जो थीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 180 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री। अब जैसे इसमें बढ़ा के क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स? दो यूनिट वेक्टर का सम यूनिट वेक्टर है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस कितना आएगा? तो भाई डिफरेंस निकालने के लिए यहां -2ab cos थीटा लगा दोगे, cos थीटा की वैल्यू आपको आनी चाहिए उसके लिए, तो आपको मिल गई -1/2, डिफरेंस इसका √3 आता है। ये सब रटे रटाए सवाल है, जैसे इन्हीं दोनों वेक्टर्स का आपसे अब डिफरेंस पूछ ले, एंगल तो मिल गया, अब आपसे डिफरेंस पूछ ले तो कुछ नहीं करना है, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। मान लो आपसे डिफरेंस पूछ लिया, आपसे पूछ लिया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a माइनस बी की वैल्यू पूछ लिया कितनी होगी। सो इस बार क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, कितना हो जाएगा? अंडर रूट ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, -2 इंटू 1 इंटू 1, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी? -1/2। अरे cos थीटा निकाला था ना अभी, cos 120 की वैल्यू -1/2, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 2 कैंसिल होगा, 1 1 1 कितना हो गया? माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 1 1 1 3 √3। सब फेमस सवाल है, मार के आगे बढ़ने वाला खटाक से। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू यूनिट वेक्टर? √3। खत्म। तो इस तरह से कुछ आइडियल रिजल्ट हैं जो आपको याद रहने चाहिए एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यार, वहां पे समय नहीं हर चीज सॉल्व करने का, कुछ चीजें रट के जानी है आपको। फिजिक्स में 30 सवाल आएंगे, कम से कम 4-5 का रिजल्ट आपको दिमाग में याद होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सवाल ही सीधा सीधा आ जाएगा, अब ये सवाल किसी बड़े सवाल के अंदर छोटा सा पार्ट बन के आएगा। जेईई एडवांस का पेपर हो गया, उसमें क्या होगा? उसमें एक बड़ा से सवाल के अंदर कहीं छोटे से पार्ट में इसको डाल देगा। अब आपको ये चीज याद है तो आपने अपना कम से कम 1-2 मिनट बचा लिया। जिसको नहीं याद है वो इसी में समय दे रहा है। चलिए, तो ये सब बातें एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिलती है, और भी सवाल तो बहुत हैं। ठीक है, ये तो रिवीजन वीडियो चल रहा है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई, और क्या बात कर ली जाए? एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए भैया, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यार मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स दो तरह से मल्टीप्लाई होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। बाकी स्केलर से तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल, कुछ उसमें करना ही नहीं। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं? ए डॉट बी, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट क्या लिखते हैं? ए क्रॉस बी, है ना। ठीक है। अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर, यानी इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज है। कैसे आता है? ए डॉट बी का वैल्यू बताओ, मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या चीज है? ए और बी के बीच का एंगल है। देखो ध्यान से देखो, इसको चीज तो देख लो। मान लो एक वेक्टर अपना बी है, एक वेक्टर अपना ए है। तो पहली बात तो ए और बी को हमेशा टेल से टेल जोड़ना, ताल से ताल मिला, ये बात याद रखना। एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कोशिश करना वेक्टर को आप ताल से ताल मिला दो, टेल से टेल। हेड से हेड मिला के भी काम बन जाएगा, पर अभी मैं टेल से टेल, हेड से हेड में भी बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों वेक्टर के बीच का जो छोटा एंगल है, देखो इनके बीच में दो एंगल है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है कि नहीं? तो इनके बीच का जो छोटा एंगल है उसी को यूज करना, ये मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कॉस थीटा। यहां से जो भी हो, कॉस 30 है तो उसकी वैल्यू 60 है तो उसकी वैल्यू, जो भी है स्केलर आएगी, एक वैल्यू आएगी 5, 10, 15, 20। तो डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर है वो वैल्यू में आता है, वेक्टर नहीं आता। जैसे मान लो एग्जाम में ऐसे आ गया, एक वेक्टर ए है 3 यूनिट का, एक वेक्टर बी है 5 यूनिट का, ठीक है ना, और उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। आपसे पूछा ए डॉट बी की वैल्यू, बच्चे ने कहा ठीक है सर 3 × 5 × cos 120, गई भैंस पानी में भैया, 0 नंबर मिलेंगे इसमें। आंसर 0 नहीं है, नंबर 0 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर टेल से टेल नहीं जुड़े, ना ही हेड से हेड जुड़े हैं। आपने एक की हेड को दूसरे के टेल से जोड़ दिया ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं होता। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर देखना है तो टेल से टेल या हेड से हेड जोड़ो, तो ये गलत है। 120 डिग्री रख के गलत हो जाएगा। कैसे सही करें? वेक्टर्स में पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है, ट्र 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 खिसका सकते हैं, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके थोड़ा आगे बढ़ा दो, टिंग 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 टिंग। ये 3 को जी मस्त अलाउड, कोई टेंशन नहीं। अब ये 120, तो ये कितना एंगल हुआ 60। अब देखो दोनों कैसे जुड़े हैं, टेल से टेल। मैंने इसको आगे खिसका दिया, टेल से टेल। तो cos 120 ना रख के 3 × 5 × cos 60 रखोगे तब आंसर सही आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चे गलत कर देते हैं, बोलते हैं फिर आंसर नहीं मैच किया, और वो एग्जाम में दोनों आंसर रखेगा। देखो इससे नेगेटिव आंसर आएगा, इससे पॉजिटिव आंसर आएगा, वो दोनों रखेगा, दोनों की वैल्यू सेम है, बच्चा गया डूब गया, है ना। तो आपने इसको थोड़ा सा पहले शिफ्ट किया, फिर देखा कि टेल से टेल मिलाने के बाद इनके बीच में जो एंगल है, अभी देखो हेड से टेल था, इसको आगे बढ़ा लिया, पैरेलल शिफ्टिंग, टेल से टेल मिलाने के बाद ये एंगल 120, तो ये 60 क्लियर है। छोटा वाला एंगल, ये वाला छोटा वाला एंगल के बीच का टेल से टेल मिला के। तो ये तो डॉट प्रोडक्ट की बात हुई, बड़ी सिंपल चीज थी। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो एक वेक्टर आंसर होता है, इसीलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे, यहां पे तो एक स्केलर आया था, यहां तो एक वैल्यू आई थी, यहां दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी एक नया वेक्टर आता है सी, एक नया वेक्टर सी। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर भी नया वेक्टर। और बड़ी कमाल की बात यह होती है कि जो सी वेक्टर होता है ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत मिलते हैं कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए, कोई वेक्टर ए लिख दिया, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। बच्चा सोच रहा कैसे करें, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर तो बना भी सकते थे, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तरीका क्या है, दोनों को क्रॉस निकाल दो। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के जो आंसर आएगा ना वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, अभी बना के दिखा रहे हैं, बोथ ए एंड बी। ए और बी को कंटेन करने वाला जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर होंगे उसके परपेंडिकुलर। और दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, टेंशन मत लो। सर ऐसा कौन सा प्लेन है जिसमें ए और बी है? दो वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होते हैं, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, हमेशा एक प्लेन में। जैसे मान लो हम यहां पे एक प्लेन बना लें ऐसे, ठीक है, ये मान लो एक प्लेन है ऐसे, और इसमें दोनों वेक्टर हैं, यहां मान लो अपना ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, और ये इनके बीच में एंगल थीटा। ये प्लेन है, ये वेक्टर ए, ये बी। तो जो ए क्रॉस बी है ना, ये जो इसका आंसर है ना, ये एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो ये प्लेन है, इसमें ए भी है, इसमें बी भी है, और इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर, आंसर एक वेक्टर है। और ये वेक्टर सी ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी। अब ए और बी के परपेंडिकुलर, ये ए ये बी,
इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये इस प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर या तो नीचे, तो या तो सी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। सी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, तो ए एंड बी इस प्लेन में है, तो या तो सी ऊपर होगा या नीचे। अब बात आती है ऊपर होगा कि नीचे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए यूज करते हैं हम स्क्रू रूल। क्या यूज करते हैं? स्क्रू रूल। पहली बात तो दोनों वेक्टर को टेल से टेल जोड़ना, यहां पे भी बात वही है, क्या? ताल से ताल मिला। और उसके बाद यहां पे एक स्क्रू रखना, जहां पे इन लोग दोनों जुड़ रहे हैं, जहां इनका संगम हो रहा है, वहां पे एक स्क्रू रख लेना ऐसे, और उस स्क्रू को ए क्रॉस बी है ना, तो ए से बी की तरफ घुमाना, ए से बी की तरफ, जुम जुम जुम, ये ए है, ये बी, ए से बी, टिंग डिंग टिंग डिंग 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 डिंग। आपको पता है जब स्क्रू ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर खुलता है ऊपर की तरफ, यानी जो आंसर अपना सी वेक्टर है वो ऊपर की तरफ। देखो सी में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं था, या तो सी ऊपर होना चाहिए था या तो नीचे, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए बी यहाँ है तो सी ऊपर या नीचे। डिसीजन कैसे लिया? यहाँ पे स्क्रू रखा, स्क्रू ए क्रॉस बी है तो ए से बी घुमाओ, बी क्रॉस ए होता तो बी से ए घुमाते, छोटे एंगल की तरफ। छोटी बातें ध्यान दो, ए से बी ऐसा नहीं कि वो बाहर से इसे घुमा दिए सर ए से बी तो ऐसे भी घूम सकते थे, अरे ऐसे घूमोगे तो गलत आंसर आएगा। छोटे एंगल की तरफ, थीटा शुड बी स्मॉल एंगल, टेल से टेल मिलाने के बाद भी जो स्मॉलर एंगल है, टेल से टेल मिला के किसी ने ए से भी ऐसे घुमा दिया सर ऐसे, फिर अंदर चलेगा भैया स्क्रू लेके, आंसर गलत नहीं, छोटे एंगल। अब किसी को इसमें कंफ्यूजन है, स्क्रू रख के सर कैसे घुमाया, देखे ना स्क्रू रखा होनी नहीं चाहिए, ए से बी घुमाया ऊपर आया, किसी को है तो खैर राइट हैंड यूज करो, राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। क्या करना है? राइट हैंड देखना है, राइट हैंड है ना, जैसे खाना खाते हैं, कई लोग लेफ्ट से खाते हैं खैर राइट हैंड तो अपना पता ही होगा, हाँ चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसको नहीं पता सॉरी। तो राइट हैंड लो और राइट हैंड को पहले वेक्टर के ऊपर रख लो, फिंगर्स को ऐसे ए के ऊपर, और ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को धीमे धीमे मोड़े। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। तो ए से बी की तरफ अपनी उंगलियों को मोड़े, और मोड़ते वक्त आपका अंगूठा, थंब जिधर पॉइंट करेगा ये, वही सी का डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी, देखो थंब किधर आया ऊपर, तो वही सी वेक्टर का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। क्लियर है? राइट हैंड को लेना है और राइट हैंड को एक यहां से रखना है, जॉइंट से, जहां जॉइंट है जॉइंट पे रखो और ए से बी घुमाओ, ए क्रॉस बी। अभी कोई कहता बी क्रॉस है, कोई कहता अब सर कैसे घुमाए, बी से ऐसे घुमा दे क्या पीछे लाके? ना, छोटे एंगल पे ही घुमाना है। मान लो बी क्रॉस ए होता तो ऐसे नहीं घुमाते, बी क्रॉस ए में ऐसे कर दो, बी क्रॉस ए नीचे, तब सी नीचे चला जाता। समझ आया? तो स्क्रू रख लो, ए क्रॉस बी ऐसे घुमा के ऊपर आया, देखो ऐसे ए से बी घूमते वक्त स्क्रू खुल रहा है ऊपर की तरफ, और या तो राइट हैंड का पाम रख के ए से बी घुमा दो। अच्छा, किताबों में कैसे लिखा होता है? किताबों में लिखा होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। आया है बड़ा भारी, ऐसे लिख देता है किताब में, कुछ नहीं हुआ, वही चीज है। देखो ए क्रॉस बी का आंसर क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। अच्छा, हमने आपको शुरू में बताया वेक्टर दो चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। मार्कर से तो बन ही रहा है। तो ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन। ए क्रॉस बी क्या है समझ लो आराम से, टेंशन नहीं। ए क्रॉस बी को हम वेक्टर सी बोल सकते हैं ना, बोला हुआ है। तो सी का ये हुआ मैग्नीट्यूड, ये मॉड सी है पूरा मैग्नीट्यूड। और ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का एक ही काम जिंदगी में, क्या? डायरेक्शन देना। एन कैप किताब में लिखा होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। कुछ नहीं, ये एक यूनिट वेक्टर। ये अरे भैया सी वेक्टर के पास दो चीज होंगी, एक तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर सी। वेक्टर सी के पास दो चीज होंगी, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू इंटू साइन थीटा, छोटा एंगल ले लेना टेल से टेल मिला के उसका साइन थीटा। वेक्टर सी के पास दो चीज होंगी, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू साइन थीटा मल्टीप्लाई करना, ये सी का मैग्नीट्यूड आया। अब सी का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर ले लो विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। सब कहने की बात है, कुछ नहीं, जो बता चुके यहीं पे कहानी खत्म। सब
फालतू की बातें हैं, एन ले लो, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग, कोई जरूरत नहीं, सिंपल ए बी साइन थीटा करो, उसके बाद राइट हैंड रूल यूज करो, उससे पता चल जाएगा सी का डायरेक्शन। सी की वैल्यू बताई थी, सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और सी का डायरेक्शन स्क्रू से निकाल लो या थंब से निकाल लो, बस याद रखना टेल से टेल जोड़ना है वेक्टर्स को और छोटा वाला एंगल देखना है, क्लियर है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट में आंसर स्केलर, क्रॉस में वेक्टर। अच्छा, डॉट में आ रहा है कॉस थीटा, क्रॉस में आ रहा है साइन थीटा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो ए डॉट बी जीरो होगा, और पैरेलल है तो ए क्रॉस बी जीरो होगा। कैसे, जैसे मान लो इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो भैया ए बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी ए डॉट बी कितना आ रहा है 0। तो याद रखना इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज 0। बड़े काम की चीज है, बड़े काम की चीज है, वेक्टर में नहीं आएगी, कहीं फंसा के आएगी बीच में, कहीं बीच में फंसा देगा यार। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि किसी सर्कुलर मोशन के अंदर, किसी सर्कुलर मोशन के अंदर मान लो बोल दिया कि बॉडी का जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है उसकी वैल्यू दे दी मान लो 2i + 3j, ऐसे लिखा रहता है ना किताब में, कार्टेशियन, अभी आगे डिस्कस करेंगे कार्टेशियन भी आज, 2i + 3j, भाई रिवीजन वीडियो है, सारी बातें करेंगे। मान लो किसी सर्कुलर मोशन में बोल दिया ये सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, और वेलोसिटी के लिए 4 ऑप्शन दे दिए, A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन है मान लो 4i + 2j, 3i - 2j, 6i + 4j, ऐसा करके दे दिया। कैसे पता चलेगा कि सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी इन चारों में से कौन सी हो सकती है? देखो कंसेप्ट वाली चीजें हैं, डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखो, जब सर्कुलर मोशन होता है, जब सर्कुलर मोशन होता है, अरे सिर्फ सर्कुलर मोशन नहीं, कई जगह लगेगा ये कंसेप्ट, तब बॉडी की वेलोसिटी ऐसे होती है टेंजेंट के अलोंग, और सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी इनके बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी v डॉट AC वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे कितना आना चाहिए 0, हमेशा वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ, यानी हमेशा एंगल 90 डिग्री, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर है ये भी, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट 0, यानी इसमें से सिर्फ वही वैल्यू उठा सकते हो जिसका इसके साथ डॉट करने पर आंसर 0 है। अभी कैसे डॉट करते हैं सिखा देंगे कार्टेशियन में, IJK में, शायद आता हो कई लोग को। बात समझ में आ रही? तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, बच्चे भूल जाते हैं कई बार, सवाल यहीं से छुपा के वेक्टर का दिया हुआ है। अब बच्चा सोच रहा है यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कैसे बताएं 4 में से कौन सी वेलोसिटी, ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं थी सर्कुलर मोशन में। तो याद रखना है कि भाई वेलोसिटी और एक्सलरेशन ऐसी बहुत सी चीज फिजिक्स में मिलेगी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ए बी परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0। अब आपने ये चीज कहीं नहीं पढ़ी थी आपने सर्कुलर मोशन में कि भैया ऐसा कुछ सवाल हो सकता है, पर बन गया, सेंटीमीटर एक्सलरेशन की वैल्यू दे दी, पूछी 4 में से कौन सी वेलोसिटी हो सकती है, आप कहोगे सभी हो सकती है जिसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से ए क्रॉस बी कब 0 होगा? जब दो वेक्टर पैरेलल हो। इफ ए इज पैरेलल टू बी देन ए क्रॉस बी इज 0। काहे भाई? पैरेलल का मतलब एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, 0 डिग्री है कि नहीं, दोनों एक ही डायरेक्शन 0 डिग्री है, तो साइन 0 की वैल्यू 0। पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो 180, साइन 180 इज ऑल्सो 0। तो दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मान लो ए बी ऐसे हो या ए बी ऐसे हो, दोनों ही केसेस में ए क्रॉस बी 0। तो ए क्रॉस बी 0 कब होता है? जब वेक्टर पैरेलल हो। ए डॉट बी 0 कब होता है? जब वेक्टर क्या हो बच्चों? परपेंडिकुलर हो। याद रखेंगे ये बातें। तो ये तो बड़ी सिंपल तरह से बात हुई। अभी कार्टेशियन फॉर्म नहीं आया, जरा कार्टेशियन फॉर्म इंट्रोड्यूस करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या? वो जब वैसे लिखते थे हम लोग, वेक्टर ए इज 2i + 3j + 4k वाला तरीका करा जाए। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? ये सब क्लियर है? कौन सा एंगल लेना है, टेल से टेल जोड़ के छोटा एंगल कैसे घुमाना है, छोटे एंगल के अलोंग हाथ रखना है, राइट हैंड ए से बी घुमाना है। कार्टेशियन बातें कीजिए। अच्छा, एक दो छोटी सी बात और कर लेते हैं। याद रखोगे क्या कि परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0 और पैरेलल तो ए क्रॉस बी 0। अच्छा, अभी सिखाएंगे कैसे कार्टेशियन निकालना है, रुक जाओ सब। अच्छा, ए
क्रॉस बी इज अ वेक्टर सी विच इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अच्छा, एक और चीज होती है कि ए डॉट बी, क्या बी डॉट ए के इक्वल होता है? यस। ए क्रॉस बी, क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? आंसर है नो। यहां पे तो हो जाता है भाई, यहां पे तो स्केलर है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा, भाई दोनों तरफ थीटा भी सेम है। अरे बहुत ही बेवकूफ़ी करोगे तो 360 माइनस थीटा ले लोगे। देखो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा ये आएगा, और मान लो कोई कहे नहीं सर हम उसूलों के पक्के हैं, जब हम बी से ए चलेंगे तो ये एंगल ले लेंगे। मान लो कोई उसूलों का बहुत पक्का है, वो ये एंगल उठा ले। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? इस तरफ से आंसर क्या होगा? मॉड ए मॉड बी, इस तरफ से भी मॉड बी मॉड ए, वो तो बराबर हो गया, कहानी थीटा की थी। इधर ए से बी चले तो कॉस थीटा, इधर बी से ए चले, किसी ने कहा नहीं हम ये ले लेंगे, जबकि हम बता रहे हैं छोटा एंगल लेते हैं। मान लो कोई बहुत जिद्दी बोले नहीं, जब इधर आई से घूम रहे हैं, जब इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो इधर भी एंगल है एंटी, चल ठीक है घुमा लो भाई। कॉस 360 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस थीटा। भाई बी डॉट ए किसी ने जिद पकड़ ली कि मॉड बी मॉड ए, हम तो भाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज ही पकड़ेंगे, तो पकड़ लो कॉस 360 माइनस थीटा इस कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल। देखो ए क्रॉस बी ऐसे ऊपर गया तो बी क्रॉस ए ऐसे नीचे जाएगा कि नहीं? हाँ, मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, अगर ए क्रॉस बी ये ऊपर की तरफ आया तो भैया बी क्रॉस ए ये नीचे की तरफ जाएगा। वैल्यू वाइज दोनों बराबर है बट डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। ध्यान से, वैल्यू वाइज दोनों बराबर है बट डायरेक्शन वाइज अलग अलग। अगर मैं ये बोलता मॉड ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मॉड बी क्रॉस ए, यस दैट्स ट्रू। बट अगर मैं पूछूं क्या ए क्रॉस बी वैल्यू वाइज मतलब वेक्टर वाइज बी क्रॉस ए के बराबर है, बोलोगे नहीं, अब सही है। नो इट्स करेक्ट। ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ, बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, वैल्यू दोनों की भाई मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, मॉड बी साइन थीटा, नेगेटिव के इक्वल होता है। क्लियर है? क्लियर है? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए क्रॉस बी, अगर ऊपर तो बी क्रॉस ए नीचे, ये अगर आगे तो वो पीछे। अच्छा एक और चीज, वेक्टर ए डॉट ए क्या होगा? ये होगा ए स्क्वायर, वैल्यू का स्क्वायर, वेक्टर का नहीं, वैल्यू का स्क्वायर, वैल्यू का। अरे यार ए डॉट ए मॉड ए और ए के बीच का एंगल, ए और ए के बीच का एंगल 0 डिग्री कॉस 0। तेज तो नहीं हो रहा, थोड़ा तो होगा यार, रिवीजन चल रहा है। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो मॉड ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर लिखो मॉड ए स्क्वायर लिखो सब एक होता है, ठीक है। वैल्यू का स्क्वायर है मतलब कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? ए और ए के बीच का एंगल कितना होगा? 0, तो ए कॉस 0 की वैल्यू 1। अच्छा यहां पे अगर करें एक वेक्टर का खुद ही से क्रॉस ले लें, ए क्रॉस ए 0 आ जाएगा बच्चों। खुद से क्रॉस लेने पे 0, खुद से डॉट लेने पे स्क्वायर। क्यों? क्रॉस लोगे तो मॉड ए साइन थीटा, मॉड ए साइन थीटा, ए और ए के बीच का एंगल 0, साइन 0। क्लियर? ए और ए के बीच का एंगल 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ए मल्टीप्लाई हो गया ए स्क्वायर। ए और ए के बीच का एंगल 0, ए और ए तो मल्टीप्लाई हुआ मॉड ए, पर साइन 0 की वैल्यू 0 होता है। तो ए क्रॉस ए 0 होता है, ए डॉट ए स्क्वायर होता है। छोटी छोटी बातें मिटा दे, सब पता था आपको, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। ए क्रॉस ए 0, ए डॉट ए स्क्वायर। ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। साइन यहाँ पे साइन थीटा आता है, साइन 0 की वैल्यू 0, एंगल देखो 0 डिग्री। अच्छा थोड़ी सी कार्टेशियन बातें करते हैं, अब वो आई जे के वाली थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर आएंगे इसी पे, फिर पकड़ेंगे ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कार्टेशियन फॉर्म में। तो यार कार्टेशियन में वो आता है ना, क्या आता है? वो आई जे के आता है। तो यार आई जे के क्या होता है? आई जे के को बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल बोले तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। 3 होते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, कौन कौन से? आई जे के। अच्छा पता है फिजिक्स में आप कोई भी 3 ले सकते थे, बना दिया इन लोग ने आई जे के एक्स वाई जेड में, इनकी मर्जी, जो बना दिया वही पढ़ रहे हैं। ये एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड, तो 3 ही डायरेक्शन होते हैं।
अगर स्पेस की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आई कैप। आई कैप क्या है? आई कैप की वैल्यू 1 है और आई कैप डायरेक्शन दे रहा है। किसका डायरेक्शन? एक्स का। वाई डायरेक्शन में हमें अगर कोई वेक्टर चाहिए तो उसको हम जे कैप से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई यूनिट वेक्टर का काम क्या है? डायरेक्शन देना, तो जे कैप डायरेक्शन अभी समझा रहा। और जेड डायरेक्शन में के कैप। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बताते हैं। मान लो हमसे किसी भाई साहब ने कहा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 यूनिट है एक्स डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4। किस डायरेक्शन में? एक्स। तो भाई वेक्टर दो चीज से बनता है, मैग्नीट्यूड 4 और दूसरी चीज इसका डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर किधर है? एक्स में। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप, 4 आई कैप। मान लो हमसे कुछ सुनते रहो, मान लो हमसे कहता है कोई बी वेक्टर, अब सुनो, आप खुद से सोचना। कोई हमसे कहता है कोई बी वेक्टर है जो 4 है एक्स में और 5 है वाई में, मतलब वो बी वेक्टर 4 यूनिट है एक्स डायरेक्शन में और 5 यूनिट है वाई डायरेक्शन में। तो यानी उसका मैग्नीट्यूड 4 एक्स में है तो 4, और एक्स की तरफ का यूनिट वेक्टर पकड़ लो आई कैप, और 5 वाई में है और 5 की तरफ का यूनिट वेक्टर है जे कैप। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या दे रहा है इसको? डायरेक्शन। मान लो हमसे कोई बोलता है सी वेक्टर है जो कि एक्स में 4 यूनिट है, वाई में 5 यूनिट है और जेड में 3 यूनिट है, तो समझ गए? क्या लिखोगे? 4 आई कैप, 5 जे कैप, 3 के कैप। यानी 3 उसका मैग्नीट्यूड है। किस तरफ है? जेड की तरफ, तो जेड की तरफ का यूनिट वेक्टर पकड़ के लगा दिया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर्स, आई जे के। क्लियर है? क्लियर है? जैसे मान लो हम कोई लिख के दे दे, एक वेक्टर ए है 6i + 2j + 3k, मान लो ऐसा कोई वेक्टर लिख के दे दिया 6i 2j। इसका मतलब क्या है? इसका फील क्या है? इसका फील ये है कि ये वेक्टर कहीं स्पेस में है। पहली बात तो ये एक पॉइंट होता है एक्चुअल में। ये वेक्टर कहां से निकाला जाता है? ओरिजिन से। ये तो एक पॉइंट है 6, 2, 3। वेक्टर का कंसेप्ट, ये तो एक पॉइंट है स्पेस में। यहां 6, 2, 3, इसका x वाला कोऑर्डिनेट 6 है, y वाला 2 और z वाला 3। कहां से? ओरिजिन से वेक्टर बना दिया। एक्चुअल में तो ये है ना, मान लो ये पॉइंट है यहां पे कहीं, तो ये ओरिजिन से जोड़ा गया है ना, ये o, ये a, ये होता है वेक्टर है, ऐसे बोल देते हैं हम लोग ओरिजिन से जोड़कर ओ ए। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 6, 2, 3। यानी x में ये 6 यूनिट है, y में ये 3 यूनिट है और z में ये y में 2 यूनिट है और z में ये 3 यूनिट है। ऐसे होता है। ऐसे गिरा लो, टिंग डिंग 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 डिंग, ये हो गया इसका x कोऑर्डिनेट, टिंग डिंग डिंग डिंग, ये हो गया y कोऑर्डिनेट, टिंग डिंग 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 डिंग, टिंग डिंग 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 डिंग, ये इसका हो गया z कोऑर्डिनेट। यही स्पेस में ना 3D में देखो यहाँ पे ऐसे जोड़ा है ओरिजिन से। खैर, तो ये तो इसकी मीनिंग हुई। अब हमसे कहा कोई भाई a का लेंथ कितना है, मतलब ओरिजिन से जुड़ा है ना ओ ए, तो ऐसे बोलता है कि a का मैग्नीट्यूड कितना है। एक्चुअल में तो वो ओ ए का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, बोलेगा नहीं ये बात ओरिजिन वाली, ठीक है, मन में समझना है। बोला a का मैग्नीट्यूड कितना, हम कहेंगे a का मैग्नीट्यूड 6 है x में, 2 है y में और 3 है k में। कहेगा नहीं भाई, ये इसकी लेंथ बताओ इस एरो की। तो एरो की लेंथ कैसे निकलनी है? अंडर रूट, सुनो, जो x वाला है उसका स्क्वायर करो, जो y वाला है उसका स्क्वायर करो, जो z वाला है उसका स्क्वायर करो, खत्म। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जो x वाला है उसका स्क्वायर, जो y वाला है उसका स्क्वायर, z वाला है उसका स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये इस एरो की लेंथ है ओ ए की। फील मिला? इस एरो की लेंथ आई है √6² + 2² + 3² ओ ए। कितना हो जाएगा? जो भी आ जाए लिख लो। कितना होगा? √36, 4, 40 और 49, मतलब 7। प्लस माइनस की बात नहीं करना यार, वैल्यू है एक ही, मैग्नीट्यूड है, प्लस ही होगा 7, तो डायरेक्शन पता चलता है। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब समझ में आ गया? मतलब वेक्टर का कोऑर्डिनेट है यार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसी को आई जे के से लिख देते हैं, है ना। अरे एक सवाल बड़ा, अब जैसे यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। मिलेगा नहीं, कहीं छुपा हुआ रहेगा क्वेश्चन के बीच में सब। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, अब देखो कार्टेशियन का खेल, इन द डायरेक्शन ऑफ 6i + 2j + 3k, यही लिया था ना। इसके डायरेक्शन में कहा हमसे एक यूनिट वेक्टर, आई कैप मत बोलना, आई कैप एक्स के डायरेक्शन में,
ए की डायरेक्शन है, समझो बात को, फील समझो, एक्स वाई जेड, इस डायरेक्शन का इनको यूनिट वेक्टर चाहिए, समझे बात को, ओ ए डायरेक्शन का। तो यार देखो वेक्टर ए किससे बना होगा, फिर से मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, इस डायरेक्शन का ही तो यूनिट वेक्टर, यही तो पूछ रहा है आपसे। ये क्या, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ये वेक्टर बनाई किससे है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। यहां से ए कैप का फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, सबको पता होगा ये बात, जग जाहिर होगी ये बात, है ना, लिख रखी होगी आपने अपनी दीवार पे गुचा गुचा के कि यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। यहां से निकाल सकते हैं वेक्टर ए की वैल्यू 6i + 2j + 3k अपॉन मॉड ए कैसे निकलेगा मैंने बताया, अंडर रूट इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एक्स वाले का स्क्वायर वाई वाले का स्क्वायर जेड वाले का स्क्वायर। तो हो गया 6i + 2j + 3k और नीचे ही हो गया ये 7 आएगा ना, 36 4 है 7, यानी जो ए कैप आपको चाहिए था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, दैट इज 6/7 i कैप, 2/7 j कैप एंड 3/7 k कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। तो ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, सिंपल। एक वेक्टर किससे बनता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यहां से फॉर्मूला याद हो गया ए कैप का, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो नोट कर सकते हैं इसको भी, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर कार्टेशियन में हमसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डॉट क्रॉस सब पूछ रहा है, अगर कार्टेशियन के अंदर मतलब इस तरह से लिखकर डाल दें इसको। मान लो हमको वेक्टर ऐड करने को दिया तो बड़ा आसान हो जाता है यार कार्टेशियन में आने के बाद। हलवा, मान लो हमसे बोलता है एक वेक्टर ए है 3i + 2j + k, मान लो एक वेक्टर ऐसा है, और एक वेक्टर हमको कोई बी दे देता है, दो वेक्टर ले लेते हैं, बी है मान लो 2i - j + 3k, ठीक है, मान लो ऐसे दो वेक्टर हैं, ठीक है, ठीक है ना, ऐसे ले लेते हैं 2i + j - 3k, यही माइनस लगा लो, कहीं भी लगा सकते थे, एग्जाम्पल बढ़िया लेके आए। अच्छा हमसे कहता है मान लो इसको ऐड करो, पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज a + b, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज a - b, ठीक है, एडिशन ऑफ, बड़ा आसान हो गया, कुछ नहीं, i में i वाला जोड़ दो, 3 2 5 आई, j में j वाला, अब दो में से एक माइनस ही करना पड़ेगा तो +j, k में k वाला 3 और 1 और 3 4, बोलो सही है, दो में से एक गया, ये आ गया a + b। कोई हमसे कहता है a - b निकालो, कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, 3 - 2 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3j, k -3k -2k। तो यार कार्टेशियन में ना ऐड करना कितना आसान है, पैरेललोग्राम लॉ में इसे बनाओ वैसे बनाओ, mod r √a², और कार्टेशियन में खटाक से 1 सेकेंड में, कुछ नहीं, क्या 3 2 5, दो में से एक गया 1 1 3 4, माइनस करना है तो 3 में से 2 गया 1, दो में से एक गया 3, सॉरी दो में से ये प्लस हो जाएगा, और k में से 3k गया -2k, क्लियर है। अब कार्टेशियन में अगर आपसे डॉट क्रॉस पूछे, यहीं से असली क्वेश्चन मिलेंगे। कार्टेशियन में अगर डॉट क्रॉस पूछे, मान लो आपसे बोलता है कि इन दो वेक्टर्स के ही ऊपर खेल करते हैं, चलो इन दो का बोलता है a.b निकालो, क्या करें, सुनो ध्यान से। अब जब a.b निकालना है तो i में i वाला मल्टीप्लाई करो, j में j वाला मल्टीप्लाई करो, k में k वाला मल्टीप्लाई करो, और ij k को उड़ा दो। क्यों उड़ा दें, क्योंकि भैया ये स्केलर प्रोडक्ट था, ये वेक्टर तो आना नहीं, आंसर तो स्केलर आना है, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो i में i वाला मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6 प्लस j में j वाला 2 × -1, चलो इसको लिख लेते हैं 3 × 2, i हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्योंकि वेक्टर नहीं आना है, स्केलर आना है। 2 में -1 फिर प्लस लगाओ, 1 में 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ a.b, खत्म। 3 दूना 6 -2 + 3 7, a.b का आंसर 7। क्या बोला मैंने, i में i मल्टीप्लाई, j में j मल्टीप्लाई, k में k मल्टीप्लाई, और ij के भगा दो, 3 दूना 6
2 इंटू -1 -2 1 इंटू 3 3 आई जे के भगा दो। डॉट करने का आसान सा तरीका। अब यहां से एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बन सकता है, क्या? फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बड़ा फेमस सवाल, क्या? फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। मान लो ये दो वेक्टर देके आपसे कहता फाइंड, देखा होगा आपने, देख रहे हो सब कवर कर दिया आज के लेक्चर मैंने। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ले भैया, अब कहा इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। ले भैया, नहीं कहानी आ गई। अब एंगल कैसे निकालें? तो ए और बी ऐसे दिया, कैसे निकालें, कैसे निकालें? सुनो, ध्यान से सुनो। ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ मुझको जरा। ए डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू बोलो। कॉस थीटा की वैल्यू है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। नोट कर लो भैया, यही तरीका है एंगल निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड यही है एंगल निकालने का। कॉस थीटा निकल आएगा तो थीटा तो आ ही जाएगा, है ना, एक इनवर्स करके कॉस इनवर्स। कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। नोट कर लिया? देखो कटाक से, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कैसे करेंगे? आई में आई, जे में जे, में के में के, टंग 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 7। नीचे 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 है मॉड ए मॉड बी, मॉड ए मॉड बी। मॉड ए का मतलब याद है क्या? मॉड ए में कैसे निकालेगा, कैसे निकालेगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, भूल तो नहीं रहे हो? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 4 13 1 14 रूट 14, तो अंडर रूट 40 मल्टीप्लाइड बाई मॉड बी। मॉड बी कैसे निकालेगा मैं? कार्टेशियन में मॉड कैसे निकलता है? एक्स वाले का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया? 4 1 5 और 9, ये भी आया रूट 14, तो इंटू रूट 14। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14 इज 14, 1/2 cos थीटा 1/2, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। बोले सही है? और थीटा मैंने बताया ना किसके बीच में रहेगा? 0 से 180 के बीच में। तो cos थीटा भाई पॉजिटिव हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आता है? 60 डिग्री पे। खत्म। एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। हर समय वैल्यू इतनी सिंप्लीफाइड नहीं होगी, तो एग्जांपल ऐसा लिया मैंने कि आंसर सही आ जाए, पर करने का तरीका यही है cos थीटा निकालने का। जब भी बोले ऐसे देके बोलेगा, ऐसे देके, वैसे देके बोलेगा नहीं, सवाल तो कहीं और फंसा के देगा, है ना, किसी और चैप्टर में कहीं फोर्स वगैरह दे दिया, है ना, कहीं पे कुछ दे दिया, कोई वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट दे दिया, टॉर्क वगैरह दे दिया, और वहां आपसे बोलेगा कि इनके बीच का एंगल बताओ, या किसी और जगह एंगल की जरूरत होगी, तो कैसे निकालो? खटाक से cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी निकालने का तरीका कच 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 कच, मॉड ए निकालने का तरीका टुर टुर टुर, मॉड बी निकालने का टुर टुर टुर, कचा कचुक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। याद रखेंगे तरीका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिठा दें? ओके। जैसे वाला क्वेश्चन मैंने बोला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला, मान लो बोलता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 2i - 3j, ठीक है, और पूछता है हमसे वेलोसिटी क्या हो सकती है। जैसे वेलोसिटी हमको दे दिया 3i + xj। हमसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मोशन का डेटा है, अगर ये डेटा सर्कुलर मोशन से आया है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होंगे? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, यानी v डॉट AC की वैल्यू 0। i में i मल्टीप्लाई करो, 2 3 = 6 प्लस। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी टेंजेंट में होगी, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ 90 डिग्री, यानी डॉट 0। तो i में i मल्टीप्लाई किया, j में j, सो प्लस -3 × x इज इक्वल्स टू 0। सो इधर चला गया, 3x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू साफ साफ 2, कट ऑफ 2। हो सकता है 4 ऑप्शन दिए होते वेलोसिटी का, तो चेक कर लेते हैं किसमें डॉट करके 0 आ रहा है। क्लियर है? तो ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी हुई कार्टेशियन में। एंगल निकालना भी सीख गए, cos थीटा a डॉट b अपॉन मॉड ए मॉड b।
अच्छा, अब कार्टेशियन में क्रॉस प्रोडक्ट कोई आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? क्रॉस प्रोडक्ट कोई पूछ ले कार्टेशियन में, क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है कि ए क्रॉस बी कैसे। कुछ नहीं, एक डिजाइन बनानी है। क्या बनानी है? डिजाइन। क्या डिजाइन बनानी है आपको? ये डिजाइन बनानी, देखो यहां लिखो आई, यहां लिखो जे, यहां लिखो के। अब क्या करना है? बी क्रॉस ए कि ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए भी कर सकते थे, जो पहले लिखा है उसकी वैल्यूज को पहले लिख दो। पहले ए से क्रॉस करना है ना, तो ए की वैल्यूज उठा लो 3 2 1। फिर बी से क्रॉस करना है, बी की वैल्यू को नीचे। आई में क्या है? 2, जे में क्या है? -1, के में क्या है? 3। हो गया, खत्म हो गया। क्या करना है? पहले आई वाली रो और आई वाला कॉलम गायब कर दो और यहां लिख लो आई कैप। आई वाली रो, आई वाला कॉलम गायब कर दो, फिर आगे बढ़ो। हमेशा आगे बढ़ना है जिंदगी में, कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। मैंने जीवन में कभी पलट कर नहीं देखा। तो इसका रो और इसका कॉलम दबा के आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ जाओ भैया, इसको दबा के ये आई वाली कहानी पूरी खत्म कर दो। आई की रो भी छुपा दो, आई का कॉलम भी छुपा दो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के 2 × 3 माइनस ये इंटू ये, यानी 1 × -1, कहानी खत्म। प्लस जे कैप लिख लो। प्लस लिखना कई लोग माइनस बताते हैं, इजी, चलो प्लस जे कैप। अब जे वाली रो और कॉलम गायब कर दो, कॉलम नहीं कॉलम तो जे वाली रो गायब कर दी और जे वाला कॉलम भी गायब कर दिया। जे वाली रो गायब कर दो, जे वाला कॉलम, जिसको पकड़ो उसको गायब कर दो, पूरा डिसअपीयर कर दो। देखो आई वाली रो को गायब की, कॉलम, फिर जे वाली रो गायब कर दो और जे वाला कॉलम गायब कर दो। फिर आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ना है। जे वाली रो और कॉलम दोनों गायब। आगे बढ़े तो 1 × 2 माइनस 3 × 3 प्लस के। हमेशा प्लस चलेगा जिंदगी में, कभी निगेटिव नहीं। अब के में क्या करना है? के वाली रो गायब कर दो, के वाला कॉलम गायब हो गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ते ही आएगा भाई। के से आगे ऐसे आगे कैसे बढ़ोगे? ऐसे वापस जाओगे ना घूम के, ऐसे थोड़ी ना आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो मतलब आगे गए, आगे खाइए तो वापस आ गए, आगे बढ़ो रे खाइए रे, तो यहाँ आना पड़ेगा ना आगे बढ़ के, फिर यहाँ। तो 3 से -1 मल्टीप्लाई हुआ, -2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ। खेल खत्म, आ गया आंसर। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आना चाहिए था वेक्टर। तो देखो आई जे के जिंदा है, आई जे के जिंदा है। मैं फिर से कहो तो दिखाऊं, बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। देख लो आई जे के क्या है? ए क्रॉस बी। तो पहले ए को लिखो 3 2 1, फिर बी को लिखो 2 -1 3। अब पहले आई कैप छाप लिया। अब आई की रो और आई का कॉलम भूल जाओ, आगे बढ़ो। 2 × 3 -1 × -1 है ना। 2 × 3 करो, फिर इसमें से माइनस कर दो। फिर जे की तरफ गया तो इसको तो छुपाना ही है, फिर जे के कॉलम को छुपा दो, आगे बढ़ो। 1 × 2 -3 × 3। फिर के की तरफ गए तो इसको तो छुपाना ही था, और के वाला कॉलम छुपा दो, आगे बढ़ो। 3 × -1 3 × -1 -2 × 2। इधर वाला लिखो, इधर वाले को माइनस करो। आई का लिया, इधर वाला लिखा 2 × 3, फिर इसको माइनस किया। जे वाला लिखा तो इधर वाला लिखा 1 × 2 और इसको माइनस किया। क्लियर हो गया? देख लो जो भी आंसर आपका वेक्टर फॉर्म में आ रहा है, क्या आ रहा है गिन लो। 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 7 आई कैप, माइनस माइनस प्लस ना 7 आई कैप। 1 × 2 -9 -7 जे कैप, 3 3 9 -2। यहाँ -3 -4 -7 के कैप। सो दिस इज आर वेक्टर सी। सी बोल सकते हैं। ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी। बड़ी कमाल की बात है, ऐसा वेक्टर आया है जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी। क्लियर है? 2 3 6, ये क्या हो जाएगा? +7 आई। 1 2 2 -9 -7 जे। 3 1 3 -3 -4 -7 के। तो इस तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो। क्लियर है? ए क्रॉस बी हमने बोला वेक्टर सी, जिसकी वैल्यू आई 7 आई कैप -7 जे कैप -7 के कैप। क्लियर है? मिटा दूं? ओके। अच्छा, इसके बाद एक कहानी बचती है 3 वेक्टर जोड़ने वाली। ठीक है भाई, 2 से ज्यादा वेक्टर सर कैसे जोड़ें? तो 3 वेक्टर जोड़ने के लिए आप थोड़ा सा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ लो, खेल आसान हो जाएगा। जैसे मान लो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है कि मान लो यहां एक वेक्टर है, सपोज कर लो 5 यूनिट का,
और ये एंगल तुम कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन हो, 30 डिग्री मान लो। चलो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। 3 वेक्टर जोड़ने के लिए चीज समझना जरूरी है, ठीक है, रेजोल्यूशन। अब ये जो वेक्टर है 5, इसको कुछ नाम देना चाहो नाम दे लो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने बोला वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5 और कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा भाग रहा है। इस वेक्टर के आपको 2 कंपोनेंट निकालने चाहिए, एक x के अलोंग, एक y के अलोंग। तो x के अलोंग इसका कंपोनेंट ये बनता है, ठीक है, क्या बनता है 5 cos 30, ठीक है, जिधर एंगल हो उधर cos वाला कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट y के अलोंग बनेगा, ये बनेगा 5 sin 30, ठीक है ना। जिधर एंगल हो उधर cos वाला गिरा दो, उसके परपेंडिकुलर में साइन वाला, जिधर एंगल हो उधर cos वाला और इसके परपेंडिकुलर में साइन वाला। जैसे कहीं भी मैं तुम कितना भी कहानी को गड़बड़ाओ, प्यार कभी ना होगा कम। मान लो बी है, मान लो ये एंगल मेरे को दिया है 37 डिग्री, तो बी का इधर कंपोनेंट आएगा बी cos 37 और इसके परपेंडिकुलर पे आएगा बी sin 37। जिधर थीटा दिखे उधर क्या गिरेगा cos, और उसके परपेंडिकुलर में गिराना है sin। क्लियर है? इधर थीटा दिखा तो इधर गिरा दिया b cos 37 और इसके परपेंडिकुलर में sin। क्लियर है? इसको हम बोल सकते हैं a का x कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं a का y कंपोनेंट। रेजोल्यूशन समझ में आ गया? इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। टॉपिक पे टॉपिक कवर हो रहे हैं तेजी से। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब तो आप कमेंट में बताओगे कवर हुए भी कि नहीं हुए समझ में आया भी कि नहीं। 5 cos 30 किधर आएगा? जिधर थीटा उधर cos, उसके परपेंडिकुलर में साइन। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 5 ना। 5 को ही तो आपने 2 में तोड़ दिया। जरा देखना ध्यान से, कहीं मॉड ए ऐसे तो नहीं आ रहा, कहीं इन दोनों का स्क्वायर करके रूट करके ये आंसर तो नहीं आ रहा। जरा चेक करो, और चेक करते हैं। अंडर रूट ax की वैल्यू 5 cos 30, cos 30 होता है √3/2 और ay की वैल्यू 5 sin 30, sin 30 1/2 यानी 5/2। तो अंडर रूट ax का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, अच्छा 5 √3/2 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, होगा जब बता रहे तो हो गई। अंडर रूट एक्स स्क्वायर देखो कैसे, आओ। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम हो गया इसका 4। ऊपर ये 25 दिन 75 और 25 100, 425 × 100 और सब रूट में है, बाहर आया 5। देखो ए की वैल्यू कितनी थी? 5। अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर क्या देता है? ए की वैल्यू देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब 3 वेक्टर ऐड करेंगे वहां पे यूज होगा, नोट कर लो इसको। अब 3 वेक्टर का एडिशन बता देते हैं, फिर ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी लंबा खिंच गया आज का रिवीजन वीडियो। खत्म किया जाए, फिनिश किया जाए इसको, फिनिश। ओके, तो 3 वेक्टर का एडिशन करके इसको फिनिश करते हैं। याद रहेगा ये कि अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर क्या देता है? ए दे देता है। आइए मान लीजिए कोई भाई साहब हमको सवाल देते हैं कि 3 वेक्टर ऐड करो, 1 2 नहीं 3 वेक्टर ऐड करके दिखाओ। अब 3 वेक्टर ऐड करने का बड़ा समस्या है भाई साहब, बड़ा समस्या। मान लो एक वेक्टर ये दे दिया 2√2 45 डिग्री पे, ठीक है, नाम दे दे, सबका नाम से अच्छे लगते हैं ना सब, 2√2। दूसरा वेक्टर हमको b दे दिया, b की वैल्यू मान लो हमको दे दिया 3 यूनिट। और तीसरा वेक्टर हमको c दे दिया, c की वैल्यू दे दी 5 और यहाँ से एंगल दे दिया 37 डिग्री है। 37 वाला खेल तो सबको याद ही हो गया होगा। अब हमसे कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। हमने कहा अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इसमें तो पैरेललोग्राम लॉ लगा ही नहीं पाएंगे हम, हमें तो 2 वेक्टर के लिए पड़ा है ना। तो अब क्या करो, अब आप यहां पे लिखो वेक्टर r इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। अब ना एक काम करते हैं, हम r ना निकाल के r का x कंपोनेंट और r का y कंपोनेंट निकाल लें। बात समझो, अगर r का x मिल गया, r का y मिल गया तो r नहीं मिल जाएगा? देखो इनका रिजल्टेंट है r, ठीक है ना। अगर मुझे r का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं ये तो कर ही सकता हूं, rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर। अभी तुमने देखा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर से आ रहा है। तो अगर मैं rx और ry निकाल लूं तो काम बन जाएगा। अब देखो rx कैसे निकलेगा,
आर एक्स के लिए तुम ए एक्स को, बी एक्स को और सी एक्स को जोड़ दो, और आर वाई के लिए ए वाई को, बी वाई को और सी वाई को जोड़ दो। अरे भैया हो गया काम खत्म। कैसे? ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट और सी का एक्स कंपोनेंट जोड़ दो और तीनों का वाई भी जोड़ दो, खत्म। ए का एक्स कंपोनेंट बोलो, इधर का ए का कितना कंपोनेंट आएगा बोलो, कर लोगे खुद से, छोड़ दूं मैं, करा दे चलो। ए का इधर कंपोनेंट कितना आएगा 2√2 cos 45, तो ए एक्स आ गया 2√2 cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2 यानी ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो ये हो गया 2 प्लस बी का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स में कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा, अब बी तो वाई में है ना पूरा, इधर cos 90 जाके 0, तो बी का एक्स कंपोनेंट 0। फिर सी का एक्स कंपोनेंट, सी का एक्स कंपोनेंट मतलब इधर 5 cos 37, 5 cos 37। अब 37 वाली कहानी सबको याद ही हो गई होगी अब तक तो, पढ़ते पढ़ते साल भर। 37 डिग्री तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है ना, 3 4 5, इसी ट्रायंगल का एंगल होता है 37 डिग्री। तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, तो 4/5 करोगे 5 5 कैंसिल, यानी सी का जो एक्स कंपोनेंट है 4/5, 5 5 कैंसिल 4, और किधर है पीछे की तरफ आएगा इस तरफ, तो -4 ले लेते हैं, तो -4। तो इसका जो आर एक्स का आंसर है 2 और -4 -2 इस तरफ आ रहा है रिजल्टेंट का एक्स। भाई इसका इधर 2 आया, इसका इधर 4 आया, इसका 2 इसका 4, तो जोड़ने पे इस तरफ आ रहा है 2, इसका कोई एक्स कंपोनेंट ही नहीं है, दिक्कत कोई नहीं। वाई कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट इधर आएगा, इधर ए cos थीटा गया क्योंकि इधर थीटा है, इधर ए sin थीटा आ जाएगा, यानी 2√2 sin 45 ए वाई। sin 45 भी 1/√2 होता है, कैंसिल 2, तो ए वाई की वैल्यू भी 2 आई, बी वाई की वैल्यू 3, बी पूरा पूरा वाई में तो है, अरे बी तो पूरा पूरा वाई में, इसका क्या कंपोनेंट करोगे, और नीचे की तरफ है तो मैंने लिख दिया -3, बोला सही, बी नीचे की तरफ है 3, तो मैंने नीचे की तरफ को -3। सी का वाई कंपोनेंट, सी का इधर आया cos 37, तो इधर आएगा sin 37, तो सी वाई हो जाएगा 5 sin 37, यहाँ से sin 37 3/5, 3/5 5 5 कैंसिल, 3 पॉजिटिव, यानी सी वाई 3 है प्लस 3 3 कैंसिल, फाइनल आंसर इस 2। तो आर एक्स भी 2 आर वाई भी 2, कैसे हुआ देखो, यहाँ ऊपर कितना आ रहा है 2 और ये कितना आ रहा 3 और ये नीचे कितना आ रहा 3, तो 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ 4 और 2, तो इस तरफ 2, तो फाइनल ये 2 √2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, अरे यार जो भी लिखो आएगा तो वही, कितना हो गया 4 और 4 8, यानी 2√2, फाइनल आंसर। फाइनल रिजल्टेंट इज 2√2। अब कोई बोले डायरेक्शन भी बताओ रिजल्टेंट का, वो भी बता सकते हो। देखो आर वाई की वैल्यू कितनी है 2 और आर एक्स इधर आ रहा है ना 2, मैं 2 लिख लूं, इधर बना लिया, तो भाई इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा पैरेललोग्राम लॉ से, कितना आया 2√2। कोई बोले ये एंगल बताओ, अरे यार बराबर है दोनों, तो बीच का एंगल 45 डिग्री आएगा, बराबर है ना उधर 2 2, तो 20 से ही तो निकलेगा रिजल्टेंट। अगर 2 वेक्टर बराबर हो तो रिजल्टेंट 20 से एकदम निकलता है। क्लियर है, सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर 2 वेक्टर्स आर इक्वल देन द रिजल्टेंट पासेस फ्रॉम मिड पॉइंट, सब चीजें याद रख सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ बातें हमने आज के लेक्चर में की और कोशिश करेंगे इस तरह के और लेक्चर बनाए, अगर हमारे पास टाइम हो पाया। अगर आपने इसको पसंद किया तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।